कहते हैं कि हम सब की किस्मत को ऊपर वाले ने लिखा है और दुनिया में कौन कब तक रहेगा इसका फैसला भी उसी के हाथ पर होता है। लेकिन अगर यही चीज कोई इंसान करने लगे तो क्या होगा? लकीली इस चीज का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डेथ नोट एनिमे सीरीज ने, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक है और बहुत सारे लोगों का एनिमे के रियल में एक एंट्री पॉइंट है, जहां पर इस सीरीज ने हमारे साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर्स का भी माइंड ब्लो किया है। यही कारण है कि उन्होंने पिछले 15 फैक्ट की कम्युनिटी पोल और कमेंट्स में डेथ नोट एनिमे को कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डेथ नोट सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। जहां पर आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है डेथ नोट सीरीज के बहुत ही सीक्रेटिव राइटर के बारे में। जानेंगे क्यों और कहां पर बैंड है डेथ नोट एनिमे और उसके मर्चेंडाइज। जानेंगे लाइट के मरने के बाद आखिर उसका हुआ क्या, कौन से हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस मांगा और एनिमे के बीच में। जानेंगे इसके सारे के सारे लाइव एक्शन एडॉप्टेशंस और स्टेज शोज के बारे में, और फाइनली जानेंगे कि आखिर इसका सीजन 2 कब तक आएगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर डेथ नोट बेस्ड है इसी नाम के मांगा सीरीज पर, जिसे लिखा था सुगोमी ओहबा और इसके आर्ट को क्रिएट किया था ताकेशी ओबाटा ने। इस मांगा सीरीज को दिसंबर 2003 से लेकर मई 2006 तक 108 इश्यूज यानी चैप्टर्स में रिलीज किया गया था। इसे बाद में 12 तानकोबॉन यानी वॉल्यूम्स में भी रिलीज किया गया। लेटर ऑन 2006 में ही इस पर एक एनिमे टेलीविजन सीरीज को भी लॉन्च किया गया, जिसे डायरेक्ट किया था तात्सुरो अराकी ने, और 2006 से लेकर 2007 तक ये 37 एपिसोड के साथ एक सीजन तक चली। वैसे इस कहानी को लिखने का आइडिया सुगोमी ओबा को शिनिगामी और उनके स्पेसिफिक रूल से आया था, जहां पर वो बेसिकली दिखाना चाहते थे कि जब एक इंसान किसी गॉड का पार्ट प्ले करता है तो क्या होता है, और इसी चीज को इस सीरीज ने हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। सीरीज के अंदर जिस तरह से एल और लाइट की जुगलबंदी को दिखाया गया है, कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप रियल लाइफ में इस मांगा के राइटर और आर्टिस्ट का भी है। लेकिन बावजूद इतनी कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ आर्ट को क्रिएट करने में इन दोनों ने इनिशियली कुछ चैप्टर्स तक एक दूसरे से मुलाकात तक नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर इसके राइटर सुगोमी ओबा बेसिकली एक पेन नेम का इस्तेमाल करते हैं और उनकी रियल नाम या आइडेंटिटी अभी तक किसी को ठीक से नहीं मालूम है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने एडिटर के थ्रू एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस पास किया करते थे। फाइनली जनवरी 2004 में ताकेशी ओबाता ने सुगोमी ओबा से एक एडिटोरियल पार्टी में पर्सनली मुलाकात की। सुगोमी ओबा को पर्सनली जानने या मिलने वाले लोग यही बताते हैं कि सुगोमी ओबा सीरीज के एल से काफी ज्यादा सिमिलर हैं, जहां पर वो भी बेसिकली एल की तरह ही अपने घुटनों को मोड़कर चेयर पर बैठते हैं। आगे जाकर इन दोनों ने एक साथ फिर से बाकुमान मांगा सीरीज के लिए कोलैबोरेट किया, जिसकी भी अपनी एक सक्सेसफुल एनिमे सीरीज है और इस पर भी एक लाइव एक्शन मूवी बन चुकी है। शुरुआत में पहले आर्टिस्ट ताकेशी ओबाता ने डेथ नोट को बेसिकली एक स्क्रोल या एक पुराने मेडिवल पीरियड की किताब की तरह दिखाने का फैसला किया था, लेकिन अगर इन डिजाइन्स को यूज किया जाता तो डेथ नोट बहुत ही ज्यादा ध्यान खींचता। यही कारण है कि इसे एक लो प्रोफाइल देने के लिए ताकेशी ओबाता ने इसे एक रेगुलर नोटबुक का लुक दिया। वैसे उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि डेथ नोट अपना अपीयरेंस टाइम पीरियड और कल्चर के हिसाब से चेंज कर सकता है। यही कारण है कि पुराने जमाने में ये एंशिएंट जापान में स्क्रोल्स और यूरोपियन कल्चर्स में एक मेडिवल किताब के रूप में भी दिख चुका है। इस सीरीज के अंदर हमें शिनिगामीज का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जहां पर रियूक इस सीरीज का सबसे आइकॉनिक शिनिगामी साबित हुआ। बाय द वे, शिनिगामीज का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। शिनिगामीज बेसिकली जापानीज कल्चर में ग्रिम रिपर और डेथ ब्रिंगर स्पिरिट्स की तरह होते हैं, जो लोगों को मरने के बाद स्वर्ग या नर्क पहुंचाते हैं। बुद्धिज्म में इन्हें डेथ डीमन यानी मृत्यु मारा भी कहा जाता है, जो बेसिकली लोगों को खुद की जान लेने या सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं। वहीं पर बुद्धिज्म की कुछ राइटिंग्स के हिसाब से इन्हें यम से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें हम हिंदुइज्म में यमराज कहते हैं। बाय द वे, अगर बात करें इस सीरीज की, तो यहाँ पर डेथ नोट में रियूक को पहले एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दिया जाना था, लेकिन ताकेशी ओबाता ने इस बात को रियलाइज किया कि इससे रीडर्स का ध्यान लाइट से हटकर रियूक पर जाएगा, जिसके कारण उन्होंने इसका आइकॉनिक मॉन्स्टरस लुक दिया, जिसके डिजाइन का इंस्पिरेशन उन्होंने 1990 की टिम बर्टन की मूवी एडवर्ड सिजरहैंड से लिया। डेथ नोट के अंदर एल ही एक ऐसा इंसान था जो लाइट यानी कीरा की बराबरी कर सकता था,
लेकिन सीरीज के ऑलमोस्ट बीच में ही उसकी कहानी को खत्म कर दिया गया। लेकिन इनिशियली सुगोमी ओहबा का ये इनिशियल इंटेंशन नहीं था, क्योंकि वो बेसिकली लाइट को एल के हाथों ही खत्म करवाना चाहते थे। लेकिन फाइनली इस काम का जिम्मा उसके स्टूडेंट्स नियर और मेलो ने संभाला। वेल, हो सकता है कि आपको ये बात ना मालूम हो कि पहले नियर और मेलो को एल के बच्चों के रूप में दिखाया जाना था, लेकिन एल की जो इंट्रोवर्ट और अपनी आइडेंटिटी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी है, उससे इस बात को दूर दूर तक इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो किसी के साथ बच्चे भी पैदा कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर नियर और मेलो को उसके स्टूडेंट्स के रूप में दिखाया गया। क्या कभी आपने सोचा है कि कीरा के रूप में लाइट के इतने सारे लोगों की जिंदगी का फैसला लेने के बाद आखिर उसकी जिंदगी का क्या हुआ? वेल, इस बात को क्रिएटर्स ने तो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन फैंस की अपनी एक थ्योरी है, जहां पर सीरीज के अंदर ऑलरेडी इस बात को क्लियर किया गया था कि जो भी डेथ नोट को यूज करता है वो ना तो हेल और ना तो हेवन में जाता है। यही कारण है कि शिनिगामीज अपने अलग रियाल में रहते हैं, और इसी पर्टिकुलर बेसिस पर फैंस ने थ्योराइज किया है कि इस सीरीज की आई सीक्वल मिनी सीरीज डेथ नोट रीलाइट में जो शिनिगामी हमें रियूक से उसकी कहानी सुनते हुए दिखता है वो कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है, जो वापस धरती पर जाना चाहता है। वेल, आपको इस थ्योरी में कितना दम लगता है मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। डेथ नोट सिर्फ और सिर्फ मांगा और एनिमेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बेसिकली वीडियो गेम के भी रियल में एक लिमिटेड टाइम के लिए रह चुका है, जहां पर कोनामी ने निंटेंडो DS के लिए 2007 में सबसे पहले रिलीज किया था डेथ नोट कीरा गेम, जो बेसिकली एक स्ट्रेटजी गेम थी जिसमें प्लेयर्स या तो कीरा या एल के रूप में खेल सकते थे, और यहाँ बेसिकली उन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी को डिकोड करना था। इसके बाद जुलाई 2007 में इसी गेम की सीक्वल आई डेथ नोट सक्सेसर 2L, जो बेसिकली मेलो और नियर के कैरेक्टर पर फोकस करने वाली गेम थी। आगे जाकर 2008 में इस पर एक और गेम आई जो बेसिकली थी डेथ नोट स्पाइलिंग ट्रैप, और फाइनली आगे जाकर कई सारी जंप स्टार गेम्स में इस सीरीज के कैरेक्टर्स प्लेएबल और नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स के रूप में इस गेम का हिस्सा बने। अब मांगा, एनिमे और वीडियो गेम्स के अलावा भी इस सीरीज को लाइव एक्शन फॉर्म में भी रिक्रिएट किया गया है, जहां पर अब तक इसके 6 एडॉप्टेशंस को क्रिएट किया जा चुका है, जिनमें सबसे पहले रिलीज की गई डेथ नोट की लाइव एक्शन मूवी, जहां पर इसे शुशुके कैनको ने डायरेक्ट किया था, और ये बेसिकली डेथ नोट के इनिशियल चैप्टर्स पर ही बेस्ड थी। इसके बाद 2008 में रिलीज की गई डेथ नोट लास्ट नेम, जो मीसा अमानी के चैप्टर्स पर बेस्ड था, जिसमें वो कीरा बनकर लाइट की हेल्प करती है। वहीं पर आगे जाकर 2009 में इसका एक स्पिन ऑफ एल चेंज द वर्ल्ड भी रिलीज किया गया, जो बेसिकली एल के मरने से सिर्फ और सिर्फ 23 दिन पहले की कहानी है, जहां पर एल एक बायो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके बाद 2016 में रिलीज की गई डेथ नोट न्यू जनरेशन और डेथ नोट लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों ही मूवीज लाइट के 10 साल आगे की कहानी है। वहीं पर फाइनली 2017 में इसकी एक हॉलीवुड अडॉप्टेशन हुई जिसे नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया, लेकिन ये अपने ओरिजिनल मांगा और एनिमे के आगे कहीं पर भी नहीं टिका, और फाइनली वहीं पर 2015 में इस सीरीज की एक लाइव एक्शन टीवी शो भी लॉन्च की गई। अब अगर बात अडॉप्टेशंस की हो ही रही है तो एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट अडॉप्टेशन भी रही है, जहां पर डेथ नोट का ऑफिशियल स्टेज शो म्यूजिकल भी लॉन्च किया गया था, जिसकी म्यूजिक को फ्रैंक वाइल्ड हॉर्न ने क्रिएट किया था, और 2014 से लेकर अब तक कोरिया और जापान में इसके 7 शोज को प्रीमियर किया गया था, और फाइनली एक शो इस साल रशिया में भी रिलीज किया जाना था। इस शो को मोस्टली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज तो मिले थे, लेकिन जैसा कि शो के लिए मांगा के 12 वॉल्यूम की कहानी को सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्रेस किया गया है, यही चीज इस शो का फैंस को काफी अंडरवेलमिंग लगता है, बट फिर भी ओवरऑल ये शो बहुत ही अमेजिंग है। अब हम सबको ये बात तो मालूम ही है कि एनिमेज मांगा की सबसे फेथफुल अडॉप्टेशंस होती हैं, पर फिर भी इनमें कुछ चीजें इधर उधर होती ही हैं। तो चलिए अब जानते हैं एनिमे और मांगा के बीच में कुछ डिफरेंसेस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें तो मांगा में और भी ढेर सारे रूल्स को मेंशन किया गया था, जिनमें शामिल था लोगों को किसी और को मारने के लिए मैनिपुलेट करना या कई सारे लोगों को एक साथ मारना। इसके अलावा मांगा के अंदर लाइट के मेंटालिटी को भी एक्सप्लोर किया गया है, जहां पर वो बेसिकली डेथ नोट को यूज करने के लिए खाना पीना सब कुछ भूल जाता है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा ईवल बनती जाती है। और अगर यहाँ पर सबसे बड़े डिफरेंस की बात करें तो वो ये है, मात्सुदा लाइट को नहीं मारता है, बल्कि रियूक अपनी नोटबुक में लाइट का नाम लिखता है। वेल, अब इस चीज को तो हम समझ गए कि डेथ नोट कितना खतरनाक है, और इस नोटबुक में लिए हुए आपके सारे के सारे डिसीजंस इररिवर्सिबल होते हैं। पर क्या कोई तरीका था जिससे चीजों को सुधारा जा पाए? वेल, एक तरीका था, और वो बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ इरेजर था, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है,
क्योंकि इसका मेंशन सिर्फ और सिर्फ पायलट इशू में था, जहां पर जब ये नोटबुक सबसे पहले तारो कागामी के हाथ में लगती है तो उसे कुछ लोगों को मारने का बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है, जिसके कारण रियो को उसे एक स्पेशल इरेजर देता है जिसे मिटाकर वो उन्हें जिंदा कर पाता है। लेकिन इस चीज की कंडीशन ये है कि इसे मौत के तुरंत बाद यूज करना होता है, और अगर कोई टारगेट क्रीमेट हो गया है यानी उसका दाह संस्कार हो गया है तो उस पर ये काम नहीं करेगा, ना ही ये पहले ही से किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। ऑब्वियसली मांगा और एनिमे के अंदर इस चीज को यूज ना करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, वरना जो भी इम्पैक्टफुल डेथ हमें देखने को मिला है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। वैसे इसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट नेटफ्लिक्स के मूवी एडॉप्टेशन में भी यूज किया गया है, बस इस चीज को रिवर्स करने के लिए नाम के लिखे हुए पेज को आग में जलाना होता है। कहते हैं कि हर आर्ट के पीछे कोई न कोई इंस्पिरेशन जरूर होता है, और ये इंस्पिरेशन कभी कभार अपने आर्ट के बहुत ज्यादा करीब होता है। खैर इस बात को कभी क्रिएटर्स ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर डेथ नोट का प्लॉट बहुत हद तक 1973 की मांगा फुशिगाई नाट्यक्यू से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जिसका सिंपल मतलब था मिराकुलस नोटबुक, और ये नोटबुक डेथ नोट जैसा ही मिरेकल करती थी, जहाँ पर इसमें भी किसी का नाम लिखने पर उसकी मौत हो जाती थी। अब भले ही डेथ नोट का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल था या कॉपीड, लेकिन ये लोगों पर अपनी इन्फ्लुएंस और छाप छोड़ने के लिए बहुत काफी था। वहीं पर कुछ यंगस्टर्स और बच्चों ने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ही एम्ब्रेस करने का फैसला किया। यही कारण है कि एनिमे कई जगहों पर बैन भी है, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे चाइना के लियोंगिंग के शेनयोंग का, जहां पर 2005 में कई स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक्स को डेथ नोट की तरह बनाकर अपने अनफेवरेट टीचर्स और एनिमीज का नाम लिखना चालू कर दिया, जिसके कारण चाइनीज गवर्नमेंट ने बच्चों की मेंटल हालत को देखते हुए इस एनिमे सीरीज और उससे जुड़े हुए कई सारे मर्चेंडाइज को चाइना के कई हिस्सों में बैन कर दिया है। वहीं पर 2008 से लेकर 2010 तक ऐसे ही कई नोटबुक्स अमेरिका के कई स्कूलों में भी मिले, जिसमें बच्चों ने अपने फेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ्स तक के नाम लिखे थे। वहीं पर इसी के नाम पर कई सारे क्राइम्स भी हुए थे, जहां पर बेल्जियम में एक आदमी की लाश के बगल में वाताशिवा किरादेश नाम का एक नोट मिला था, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आई एम किरा। फाइनली इस क्राइम के पीछे लगे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब चलिए फाइनली बात करते हैं डेथ नोट के एनिमे और मांगा के कई सारे अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें मांगा की, तो थैंक्स टू एनिमे सीरीज पॉपुलैरिटी 2015 तक डेथ नोट मांगा की कॉपीज दुनिया भर में 30 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं, और 2009 में ये नॉर्थ अमेरिका में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली शोनेन मांगा बनी। वहीं पर 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जापान ने इसे दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मांगास में 10th नंबर की पोजीशन दी है। वहीं पर एनिमे की अगर बात करें तो डेथ नोट एनिमे ने 2007 में बेस्ट टीवी एनिमे का अवार्ड टोक्यो इंटरनेशनल एनिमे फेयर में जीता था। वहीं पर ये IGN के टॉप 100 एनिमेटेड सीरीज में से 51st नंबर की पोजीशन पर आता है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि डेथ नोट का सीजन 2 आखिर आया क्यों नहीं, और अगर आएगा तो ये कब तक आएगा। वेल यहाँ पर सीजन 2 न आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसके सीजन 1 ने ही इसके सारे के सारे चैप्टर्स और वॉल्यूम्स को कंज्यूम कर लिया था, और आगे कुछ भी नया दिखाने के लिए या बताने के लिए बचा नहीं था। अब लकीली यहाँ पर 2020 में इसकी नई 1 शॉट मांगा को रिलीज किया गया है, जो बेसिकली डेथ नोट के 10 साल के आगे की कहानी बताती है। और यहाँ पर इसका एक मिडिल स्कूलर नया प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है मिनोरू तानाका, और यहाँ पर ये डेथ नोट को खुद यूज करने के बजाय ऑक्शन कर देता है, और यहीं से दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इस बुक को एक्वायर करने के पीछे लग जाते हैं। इस मांगा को वैसे तो जनरली बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले, लेकिन बहुत सारे ओरिजिनल सीरीज के फैन इस सीरीज में थ्रिल और एक्साइटमेंट की कमी और क्लाइमेक्स के इसके डिसअपॉइंटिंग एंड से बहुत ज्यादा मायूस थे। वहीं पर फिलहाल डेथ नोट की प्रोडक्शन कंपनी मैडहाउस ने अभी तक इसके सीजन 2 के रिन्यूअल का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और अगर वो करते भी हैं तो उन्हें मांगा की इन कमियों को सुधारना होगा। खैर देखते हैं कि मैडहाउस स्टूडियोज कब तक इस पर एक सीरीज लाता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डेथ नोट एनिमे फैक्ट्स। डेथ नोट एनिमे 15 साल पुरानी एक बहुत ही सक्सेसफुल और एस्टैब्लिश्ड एनिमे है, जिसके कारण ऐसा जरूर हो सकता है कि इस वीडियो में बताए हुए ज्यादातर फैक्ट्स आपने पहले भी कहीं पर जरूर सुने होंगे, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को इंटरेस्टिंग रखने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको भी डेथ नोट से जुड़े हुए कोई और दूसरे फैक्ट्स मालूम है तो उसे कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए।
और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।